हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि प्रॉमिस किया था आपसे, इस बार 2024 में जो सीजीएल होने वाला है उसकी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के साथ आपसे जुड़ने का प्रॉमिस किया था, तो लेकर के आ गया हूं प्रीवियस ईयर पेपर का सेगमेंट। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स और एलिमिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो सब कैसे हैंडल करना चाहिए, तरीका डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर। और याद रखना, बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं 2023 वाले, उन्हीं की प्रैक्टिस से शुरुआत कर रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग पीछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को कैसे एक्चुअली एग्जाम में करना चाहिए, क्या चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, शुरू कर लेते हैं सेगमेंट आज का। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, और अगर आप इंग्लिश पर्टिकुलरली डिस्कशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो फाउंडेशन बैच हमारा अवेलेबल है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, वहां से सारे के सारे कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट अभी जुड़ जाते हैं, सेगमेंट पे आते हैं वापस। अपने सीजीएल को ही टारगेट कर रहा हूं। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 14 जुलाई को पेपर ये हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3, 4 ऐसे करके हम लोग शिफ्ट वाइज डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, क्वेश्चंस को टारगेट करना। अब 2-3 चीजें आपको जो जरूर ध्यान रखनी है वो देख लीजिए। पहला, क्वेश्चन पढ़ना कि दिया क्या चीज है और पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हो ना क्वेश्चन को पढ़ के कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, तो आपके लिए आंसर करना आसान हो जाता है। ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं रखिएगा, नॉलेज पे अपने भरोसा रखिएगा। और याद रखिएगा, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, सेगमेंट जरूर समझते चलिएगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, क्या चीजें पूछी जा रही हैं। अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अच्छा, सिंस एक फॉर, ये वाला क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। हैव बीन वेटिंग टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। नीतू सिंगुलर प्लूरल सिंटैक्स का क्वेश्चन बन सकता है। और आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा आपको, फर्स्ट वाले पार्ट में नीतू सिंगुलर है तो यहां हैव नहीं होगा, हैज बिन होना चाहिए। इस पूरे के पूरे सेगमेंट को रिप्लेस करना है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तरीके देखते चलना, आसान हो जाएगा ये चीजें। ये जरूर देखना कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर रहा है। नाउ फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये पार्ट अंडरलाइन किया गया है। और एप्रोप्रिएट एंटोनिम देखो, जरूर पढ़ लेना कि पूछी क्या चीज गई है, ठीक है ना। और एंटोनिम पूछ रहे हैं तो याद रखना, हर डॉग कैन क्लाइम अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, तो ओवर, सिंक, बिहाइंड, बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, ये इसका सिनोनिम की तरह से यूज हो सकता था। बिहाइंड का मतलब हो जाता है पीछे, सिंक का मतलब डूबना हो जाता है, और ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब अंडर नीचे है और एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा ओवर। एंटोनिम पूछा गया है, ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेलिंग है जिसकी इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जो इसी पर्टिकुलर सेंटेंस में से पिक किए गए हैं। जैसे बेगर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, असाइंड वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, अप्रेंटिसेस वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ग्लिटरिंग वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इन चारों में से, मतलब ये 4 वर्ड्स जो हैं, बाकी सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इन 4 वर्ड्स में कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछ रहे हैं। और फटाफट बताइए आंसर। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो होना चाहिए, दैट इज ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग वर्ड की स्पेलिंग यहां पर इनकरेक्ट दी हुई है। फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। स्वागत, वेलकम बेटा, वेलकम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर्स जरूर अच्छे से करते चलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हो। हालांकि मैं किसी वर्ड का मीनिंग आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद यहाँ पर डिस्कशन करता चलूंगा। अच्छा, अप्रेंटिसेस का मतलब होता है बिगिनर। जो बिगिनर्स होते हैं ना, नौसिखिया जिनको बोला जाता है, इसको हम लोग नॉविस भी कहते हैं।
नौसिखिए लोग जो होते हैं, जो किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जो ट्रेनिंग पे जो होते हैं ना पर्सन, उनके लिए आता है। ट्रेनी जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है अप्रेंटिसेस। ग्लिटरिंग मतलब होता है चमकने वाला, शानदार। तो ग्लिटरिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। करेक्ट स्पेलिंग जो बनती है दैट इज ग्लिटर, डबल टी होता है इसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वो जरूर देखते चलिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। मतलब ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहां तक एक्टिव में दिया हुआ है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। फटाफट एक बार पढ़ डालिए, देखिए, अपना आंसर बताइए। करता हूं मैं डिस्कशन आपके साथ, फटाफट जल्दी से देखते चलिएगा और बताते चलिएगा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। जस्टिफाई करिए, ए बी सी डी में से डिसाइड करिए अपना आंसर क्विकली। एक्टिव पैसिव, कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनमें आप 100% स्कोरिंग करेंगे और ये पोर्शन उन्हीं में से एक है, याद रखिएगा। गलत नहीं होना चाहिए एक्टिव पैसिव का एक भी क्वेश्चन। और अगर प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक्स को कवर अप करने में, नहीं डाउट होता है, मतलब क्लियर नहीं है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए फाउंडेशन बैच में। एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब तरीका अगर मैं डिस्कस करूं, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने पढ़ाई है अगर उसकी मैं बात करूं तो देखो, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और अनाउंस वर्ब है। और पैसिव जब भी बनाना होता है तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहुंचाइए। अनाउंस किया जाएगा क्या, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह जाएगा। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही होगा। अब विल के बाद जो वर्ब है वो आती है बेस फॉर्म में। अब आपको जब पैसिव बनाना होता है तो वर्ब को हम रिप्लेस करते हैं बी से, और बी के बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है ना। अब अगर वर्ब की बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म आएगी, यानी करेक्ट आंसर वो होगा जिसमें विल आया होगा, बी आया होगा और अनाउंस्ड आया होगा। यहां देखो, विल के बाद हैव है, बी नहीं आया है डायरेक्ट, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आर दे दिया गया है, इज एम आर से बनेगा नहीं, ये विल बी से बनेगा। ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ तो विल ही कहीं नहीं दिखेगा आपको, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। 4th इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर करिएगा एलिमिनेशन करके कॉन्फिडेंटली। बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम आंसर तो टिक कर देते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम जो टिक कर रहे हैं आंसर वो सही है कि गलत है। तो उसका तरीका ये है बेटा कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी है, मतलब आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो आपके पास ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है और सही आंसर डिसाइड करना, ठीक है ना। और वही मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है कि सर बेस फॉर्म क्या होती है, पैसे में बी और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें वहाँ बता रखी हैं और बहुत सस्ता अवेलेबल है आपके लिए फाउंडेशन बैच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट दी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है इन 4 में से, मतलब 3 गलत हैं। अब वो गलती सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, टेंस, वर्ब की फॉर्म, कंजंक्शन का यूज, पेयर का यूज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल का क्वेश्चन मिल सकता है। देखते हैं वन बाय वन। पहले सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द पार्टिसिपेंट्स, प्लूरल दिया है, ऑफ द कंपटीशन आर। अब ये आर आ रहा है इनके लिए, ठीक है ना, समझ में आती है बात। वेटिंग फॉर देयर, देयर भी आ रहा है इनके लिए और पार्टिसिपेंट्स प्लूरल हैं तो उनके लिए देयर आ गया। टर्न क्यूरियसली। अब ये सेंटेंस लगभग सही लग रहा है। सेकंड में देखते हैं, द पार्टिसिपेंट्स, यही हमारा प्लूरल, ये जो पार्टिसिपेंट्स दिया हुआ है ना, ये प्लूरल है और यही हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, हैज़ देखो दिया हुआ है। अब हैज़ डेफिनेटली सिंगुलर के लिए आता है जबकि पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेटेड। अब पार्टिसिपेंट्स देखो सिंगुलर के लिए आता है ए, जबकि पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए नहीं आता, तो ये ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर देना। लास्ट ऑप्शन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, यहाँ देखो इज दे दिया है और ऑब्वियसली प्लूरल के साथ में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक और गलती बच्चे कर देते हैं, वो भी समझ लीजिए।
भले ही आपको ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिल गया हो, ये नहीं करना कि जैसे ही आपने 1 पढ़ा आपको लगा ये सही है, आपने इसको टिक कर दिया, बाकी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं। ये नहीं करना, बिना सारे ऑप्शंस पढ़े अपना आंसर मत डिसाइड करिएगा, वरना आप गलत करके चले आओगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए है अंडरलाइन वर्ड का। अब अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है सर्वाइल, ठीक है ना। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अब उसका फायदा उठा लेते हैं लोग, ठीक है ना। अब सोचो कैसा पर्सन होगा जिसका फायदा उठा लिया जाता होगा, उसको सर्वाइल कहते हैं। और हमसे अगर उसका एंटोनिम पूछा जा रहा है तो ऐसा पर्सन जिसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। अब आप गेस करो इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और फटाफट एक बार आंसर बता दीजिए। जो भी वर्ड आपको लगे इनमें से, और जिसका मीनिंग नहीं आएगा वो मैं डेफिनेटली आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, उसकी आप चिंता मत करना। फटाफट एक बार अपना आंसर बताइए सभी लोग, जिसको भी इस क्वेश्चन में लग रहा है कि वो आंसर बता सकते हैं। हाँ, जो भी आपको लग रहा हो आंसर अपनी तरफ से बता दीजिए। अच्छा, हो सकता है इसमें 1-2 वर्ड ऐसे हों जो आपको नहीं समझ में आ रहे हों, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लेना। फटाफट बताइए अगर आपको पता हो इसका आंसर तो। और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर से हैं आपके लिए क्वेश्चंस, मतलब आए हुए वर्ड्स ये हैं सेंटेंस में। प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कुछ गेस हुआ? देखो शीपिश, शीप जो होता है ना, उससे ये वर्ड रिलेट होगा। और शीपिश ये वर्ड मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं, वर्ड बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। शिपिश ये जो वर्ड होता है वो शीप से होता है, और ये वर्ड आता है कहीं ना कहीं कावर्ड के लिए, मतलब जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जिसके अंदर नहीं होता ना, उसको बोला जाता है शिपिश बिहेवियर। शीप जो होता है डर के रहता है, ध्यान रखना भेड़िए से, उसके लिए आता है शिपिश। कावर्डली या कावर्ड लोगों के लिए आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, बिकरिंग मतलब होता है झगड़ालू, वो पर्सन जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता है उसको बिकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बाइक का एक रिंग टूट गया, उसके ऊपर वो झगड़ा कर रहे हैं, सोचो छोटी छोटी बातों पे, ठीक है ना। बाइक का रिंग मतलब की रिंग, मान लो बाइक की की रिंग टूट गई, मतलब चाबी को कुछ नहीं हुआ, उसका की रिंग टूट गया बाइक का, उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। तो बिकरिंग वर्ड आप वहां से याद रख सकते हो, ये एक पैटर्न अपने अंदर आप खुद से डेवलप कर लो। कनिंग मतलब होता है चालाक, चतुर। और एरोगेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो ढीठ होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, उसका ऑफ कोर्स फायदा नहीं उठा सकता, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन एरोगेंट बनता है, ठीक है ना। सर्वाइल ये जो वर्ड होता है ये लीनियंट, सीधे साधे पर्सन के लिए होता है, सीधा साधा पर्सन। तो यहां जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा सर्वाइल का, दैट इज एरोगेंट। एरोगेंट शुड बी द करेक्ट आंसर। फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ मैं डिस्कशन करके आपसे बात करके कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आप इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास मतलब भर के रहेंगे, और कुछ पोर्शन पैसेज का हो गया, क्लोज टेस्ट का हो गया, रीअरेंजमेंट का हो गया, टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। सो प्लीज जल्दी जल्दी कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए है, अ थिंग फिट टू ईट, खाने के लायक जो चीज होती है। एलिजिबल योग्य होता है, डाइजेस्टिबल जिसको डाइजेस्ट किया जा सके, क्यूरेबल जिसका इलाज किया जा सके, एडिबल जिसको खाया जा सके, मतलब खाने योग्य। देख लेता हूं मैंने आपके लिए वो क्या, अच्छा नहीं लिया था क्योंकि जगह है यहाँ। डाइजेस्टिबल मतलब पचाने योग्य, जिसको पचाया जा सके। ये तो एलिजिबल योग्य ही होता है, मतलब जिसके अंदर कोई योग्यता है, काबिल है, वो आ जाता है। एलिजिबल मतलब आप इस पोस्ट के योग्य हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी जो पूरी करते हैं वो योग्यताएं। क्यूरेबल मतलब इलाज, उपचार करने लायक, इलाज करने योग्य। कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है तो वो क्यूरेबल है, नहीं हो सकता तो इनक्यूरेबल हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिबल। क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड। रिस्पॉन्सेज मैं आपके देख रहा हूं, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बट मेरा फोकस अभी है क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पे। ध्यान से रिलेट करते चलना बेटा। ईडियम पूछा गया है, लिली लिवर्ड, ब्रेव,
कॉमिकल, नॉट ब्रेव, नॉटी। गेस करिए। अब लिली ये एक फूल होता है, कुमुदनी जिसको बोला जाता है। फटाफट गेस करिए क्या होना चाहिए सही आंसर। बहुत नाजुक जो चीजें होती है ना, लिली जो कुमुदनी का फूल होता है बहुत नाजुक होता है, तो उससे आप लिली लिवर्ड भी बोल दिया गया, जिसका लिवर बहुत नाजुक हो, मतलब पेट में गुदगुदी होने लगे, जल्दी जल्दी घबरा जाने वाला। अब बटरफ्लाइज वाला एक फ्रेज होता है, हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब होता है नर्वस हो जाना, तो सेम होता है। लिली लिवर्ड भी वो पर्सन होता है जो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो ब्रेव जो है ना वो इसका एंटोनिम होता है। करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो नॉट ब्रेव होगा, बहुत जल्दी घबरा जाने वाला, डर जाने वाला। कॉमिकल का मतलब होता है फनी। नॉटी आपको पता ही है, शरारती, जो बहुत ज़्यादा शरारत करता हो वो नॉटी, शरारती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए है गिवन वर्ड का। एंड जीलस, और बहुत बेहतरीन वर्ड है, जील से बनता है। जील का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट, जोश। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। एंथुजियास्टिक इसका मतलब भी होता है उत्साह, जोश। डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब होता है किसी चीज से विरक्त हो जाना, मतलब अलग हो जाना, मतलब उसके संपर्क में नहीं रहना, अलग हो जाना। ठीक है ना, डिटैच हो जाती हैं चीजें तो पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती है। अपैथेटिक, ये अब ये वर्ड अपैथी वर्ड मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अपैथी पैथोज वर्ड से बनता है। पैथोज का मतलब होता है फीलिंग। अब एंटीपैथी वर्ड पढ़ाया है, सिंपैथी पढ़ाया है, इम्पैथी पढ़ाया है। एंटीपैथी अपोजिट फीलिंग, मतलब किसी को अगर बुरा लग रही है कोई बात तो आपको वो देख के मजा आ रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है आपको ये देख के अच्छा लग रहा है, ये एंटीपैथी है। अपैथी मतलब होता है नो फीलिंग्स, मतलब किसी के लिए आपके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, उसके साथ अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब होता है नो फीलिंग्स। और इनडिफरेंट मतलब भी होता है उदासीन, न्यूट्रल आप बोल लो, सुख हो दुख हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर्सन के लिए आता है इनडिफरेंट। इसको स्टॉइक भी बोलते हैं, हिंदी में आप इसका मतलब उदासीन ले लो। ठीक है ना, ना बहुत खुश ना बहुत ज्यादा दुखी। तो जोश, उत्साह, जील के लिए सिनोनिम पूछा गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 1 फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परस्यूएड बहुत अच्छा वर्ड है। शी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूएड अदर्स, मतलब दूसरों को मनाने की बहुत अच्छी काबिलियत है। अब उसमें क्या पूछा गया, अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, मतलब इनडायरेक्टली आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं। हाल्ट का मतलब होता है रुकना, स्टॉप लेना या पॉज लेना। सप्रेस दबाना या कुचलना हो जाता है। आउटरेज ये गुस्से से रिलेटेड है, भड़क जाना किसी के ऊपर, गुस्सा हो जाना। और इम्प्रेस का मतलब पता ही है आपको, किसी को खुश करना। इम्प्रेस मतलब किसी को अपने हिसाब से अपनी बातों में ढाल लेना। तो परसुएड का सिनोनिम पूछा गया तो इम्प्रेस शुड बी द करेक्ट आंसर। इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को पसंद करना, किसी को खुश कर देना। इम्प्रेस, यस। बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं ये सभी, कॉम्बिनेशन अपने पास बेटा ज़रूर रखना इन वर्ड्स का, ये आगे भी यहाँ तो ऑप्शन में काम आ रहे हो सकता है, कहीं यही वर्ड आपसे डायरेक्टली आगे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से इनडायरेक्टली सिनोनिम का क्वेश्चन देख लो। सिनोनिम सीधे सीधे पूछ सकते हैं, सिमिलर वर्ड पूछ सकते हैं, रिप्लेसमेंट पूछ सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वही पूछ रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। अब इनकलकेट जानते हैं, बहुत बेहतरीन वर्ड है। लिटरली देखा जाए तो ये सिनोनिम है टीच वर्ड का, टीच की तरह से यूज होता है। टीच का मतलब भी होता है, अब यहाँ टीच का मतलब केवल पढ़ाने वाला नहीं है, टीच का मतलब यहाँ पर सिखाना है ना। और जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हम उनके अंदर कोई चीज़ इनकलकेट कर देते हैं। अब इनकलकेट का मतलब एक्चुअली आप देखो तो यहाँ पर मतलब निकल रहा है जैसे कोई सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल कर दिया जाता है ना किसी डिवाइस के अंदर, उसको फॉलो करता रहता है वो। तो इंस्टॉल करना ही इनकलकेट, मतलब उनके अंदर वो चीज़ जड़ों तक उनकी पहुंचा देना, जड़ें जमा देना, उसके मन में वो चीज़ें बिल्कुल वो सीख जाए। किसी को बहुत अच्छी तरह से कुछ सिखाना, ये इनकलकेट होता है। अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो देखो इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में आना, खतरे में आना या खतरे में डालना, मतलब जिनका जो बिल्कुल विलुप्त होने की प्रजातियां हैं ना, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त प्राय, विलुप्त होने वाली, खतरे में, जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, वो इंडेंजर्ड। इंस्पायर का मतलब ही होता है किसी को मोटिवेट करना, है ना। किसी को इंस्पायर अगर आप करते हो तो इसका मतलब है कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। ये तो मोटिवेट की तरह से यूज होता है। और इंस्टॉल वर्ड मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। इंस्टिल का मतलब भी होता है किसी को कोई चीज सिखा देना या किसी के अंदर कोई चीज इंस्टॉल कर देना। तो करेक्ट आंसर होगा ये। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही है। एक्सपोर्ट मतलब होता है कुछ बाहर भेजना, और इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से कुछ मंगाना, आयात और निर्यात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंपोर्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं। इनकलकेट का सिनोनिम पूछा गया था, इंस्टिल शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे हैं फिर से, पैसिव वॉइस का। प्लीज मैं फिर बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शंस या क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके पहले ये देख लेना कि बेटा पूछा क्या गया है। प्लीज इस चीज पे नोटिस करिएगा, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। अब वोंट इज विल नॉट, रिसीव फिर वर्ब की बेस फॉर्म दी हुई है। पैसिव वाला रूल अभी अगर आप फिर से लगा दो तो वोंट तो आएगा ही आएगा। बस ये देख लेना, वोंट रिसीव व्हाट, एनी बेटर चॉइस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा सब्जेक्ट की जगह, एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर चॉइस। अच्छा, शुड की जरूरत नहीं है, वुड की जरूरत नहीं है, वोंट होना चाहिए। अब बी आया, ये वाले दोनों ऑप्शंस हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ भी वोंट है, यहाँ भी वोंट है, यहाँ बी है, यहाँ हैव है, और हैव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पैसिव बनता है बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म से, ठीक है ना। बी की ही कोई ना कोई फॉर्म, बी का मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग, बी, ये सब बी की फॉर्म्स हैं। सब ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है फाउंडेशन बैच में अपने, प्लीज सीख लो, बहुत काम की चीजें हैं ये सब, ठीक है बच्चा। नाउ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। लगभग आधे पेपर पे हम पहुंच गए हैं, बहुत स्पीड में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मोटो हमारा सिर्फ यही है कि आप एग्जाम में भी चीज़ों को ऐसे ही क्विकली डिस्कस करें, क्विकली आंसर करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। एलिमिनेशन करके करो या सीधे अपने आंसर को निकाल के करो, बट तुक्का नहीं मारना है, चीजों को जस्टिफाई करना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बता दीजिए, फीबल, और ऐसा वर्ड है ये फीबल वर्ड जो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो और उसने ये वर्ड ना सुना हो। फीबल वर्ड का मतलब निकलता है वीक। अब पूछा क्या गया है वो प्लीज ध्यान देना, क्योंकि आप देख लेना कभी भी जब एंटोनिम पूछेंगे ना तो एक ऑप्शन सिनोनिम का, और जब सिनोनिम पूछेंगे तो एक ऑप्शन एंटोनिम का 100% होता है। तो वीक भी दिया और स्ट्रॉन्ग भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शंस हैं, होगा तो इन्हीं में से कोई एक। अब आप गेस करो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर वीक इसका मतलब निकलता है और सिनोनिम पूछा गया है तो नो डाउट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब ये बता दो कि क्या बाकी जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। अब ये ध्यान रखना कि अगर नहीं पता हो तो डिस्कस कर लेना। हाँ ठीक है, अनहीडफुल, ठीक है, अनहीडफुल भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर कोई और वर्ड भी है जैसे बेनफुल, लास्ट वाला जो वर्ड दिया हुआ है वो भी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब ये बेन वर्ड, क्या आपने कभी ये सुना है, बून और बेन? बहुत बार ये डिस्कशन का पोर्शन बनता है, कहा जाता है ना कि साइंस बताइए, विज्ञान जो है वो बून है या बेन है। अब बून और बेन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। कई बार पूछा जाता है बून और बेन ही आपसे सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में। हाँ हाँ, कोई इश्यूज नहीं। देखो अब बून और बेन का मतलब होता है, बून का मतलब होता है वरदान, और बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्स जिसको हम बोलते हैं, है ना। और जिसमें बेन लगा हुआ है, बेन फुल है जो चीज, मतलब वो अभिशप्त है। अभिशप्त का मतलब होता है शापित है। तो जिसको शाप मिला हुआ है, इसको रब नहीं करते, ये आपके लिए काम आ जाएगा आगे। ये जो चीजें भी शापित है ना, उनके लिए आ जाता है ये बेनफुल। और ये जो अनहीडफुल होता है ना, इसको बोलते हैं असावधान। मतलब जो सावधान ना रहे, अलर्ट नहीं रहता, चीजों को इग्नोर करता रहता, उसके लिए आ सकता है। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा अगर लग रही हो तो बेटा बता सकते हो आप। अभी ठीक है आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। 13 हो गया ये, वरदान अभिशाप, ये दोनों ध्यान रखना, बून और बेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमसे पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, अंडरलाइन वर्ड की स्पेलिंग पूछी गई है, अंडरलाइन नहीं हो पाया यहाँ पर। ये वाला वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है ये कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन होगा। तो एसोसिएशन, ये जो वर्ड है, अब एसोसिएशन की स्पेलिंग अगर आप देखो ध्यान से, एसोसिएशन में ध्यान देने वाली बात ये है कि ASS होता है, O भी होता है, CIA भी होता है, लेकिन SION नहीं होता, TION होता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखो तो यहाँ ASS नहीं है, यहाँ CC कर दिया गया है, SS नहीं किया गया, जबकि C सिंगुलर होता है, S डबल होता है, एसोसिएशन। अब यहाँ पे C ही हटा दिया गया, तो ये भी स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग एसोसिएशन की ये होती है। एसोसिएशन मतलब होता है दे डिनाइड हैविंग एनी, एसोसिएशन का मतलब है यहाँ पर रिलेशन, कि टेररिस्ट के साथ उनका कोई एसोसिएशन था, मतलब रिलेशन या संबंध था, इस चीज से उन्होंने डिनाई किया, मना कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये मीनिंग आएगा इसका। 14 का आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम को पूछा गया है और अंडरलाइन फिर से नहीं हुआ पाया, तो मैं यहां पे कर लेता हूं, टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। अब नॉट्स का मतलब होता है गांठ, ठीक है ना। टाइड का मतलब हो गया लपेटना या बांधना, तो उसने खुद को नॉट्स में जकड़ लिया, मतलब अपने ही आप को ना परेशान कर लिया। अब कैसे हुआ वो सेंटेंस देख लो। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, पूजा ने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट लेकिन हुआ क्या, कर नहीं पाई। अब बट लगाया तो अपोजिट मीनिंग होगा, कर नहीं पाई, और जल्द ही मतलब वो खुद ही प्रॉब्लम में आ गई। अब कैसे प्रॉब्लम में आ गई वो यहां से देखो, बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड प्रोबेबली पनिश्ड। प्रॉब्लम उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसको ही पनिश कर दिया गया। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करो और आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, तो ये ऑप्शन होगा। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसी बात पे अटके हुए हैं, तब ये वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे। मतलब क्या इस फ्रेज का मतलब ये होता है? या फिर फोर्थ, वोंट मॉडिफाई एन ओपिनियन और अग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स, मतलब छोटे छोटे चेंजेस पे ही स्टिक करके रह गए हैं क्या? क्या ये ऑप्शन होगा? वोंट मॉडिफाई एन ओपिनियन, किसी ओपिनियन को मॉडिफाई मतलब सुधार नहीं पा रहे हैं या अग्री नहीं हो पा रहे हैं, स्मॉल चेंजेस दैट अदर पर्सन, दूसरे लोग जो छोटे छोटे चेंजेस चाहते हैं क्या वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये होता है? अब अगर आप ध्यान से सेंटेंस को समझो, सिचुएशन समझो, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इस फ्रेज का मतलब है कि पूजा ने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की,
लेकिन वो खुद ही उलझ गई उन चीज़ों में। भाई टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स का मतलब क्या है? गांठों में उलझ गई। उलझने का मतलब है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बिकम वेरी कंफ्यूज। आप दूसरों को समझाना चाह रहे हो लेकिन आप खुद उन चीज़ों में कंफ्यूज हो गए हो। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये होगा 15 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब थोड़ा सा वो पोर्शन आ रहा है जो मैं मानता हूं कि आपका टाइम लेगा, लेकिन तब जब आपके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी हो और ना कोई प्लानिंग हो। तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटजी या प्लानिंग के थ्रू चीज़ों को अटेम्प्ट करें अगर, तो कैसे आपको करना है? देखो दिया हुआ है जम्बल्ड ऑर्डर का सेंटेंस है, रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। मतलब रीअरेंजमेंट का पोर्शन ले लो इसको। अब ये भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है इन टॉपिक्स के ऊपर, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैसेज, वोकैबुलरी, सारी चीज़ें पोर्शन मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, डिस्कशन किए हुए हैं, डिटेल में किए हुआ है अपने फाउंडेशन बैच में। तो अगर आपको प्रॉब्लम करती हैं ये चीज़ें तो टैकल तो वहाँ से आप कर सकते हो, मतलब सोल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, पढ़ेंगे वन बाय वन। In Bihar and Central India in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use. ठीक है ना, ये पहला सेंटेंस दिया है। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मेन वाइल विमेन वर्कड ऑन द बेलोज। बेलोज वो फुकनी होती है जिससे भट्टी को आग जला के दी जाती है। पंपिंग एयर, देखो एयर पंप करने के लिए, दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जो चारकोल को बर्न करता रहता है, ठीक है ना। बट अब यहां से शुरू तो नहीं है, तो एक ऑप्शन सी से जो शुरू करने वाला दिया हुआ है इसको आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. 19th century तक iron smelting in India was extremely common. ठीक है ना। अच्छा, डी में बोल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। ठीक, अब अगर मैं आपसे सिंपल सब पूछ लूं कि ये पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में है, जो कि मैंने पढ़ाया है कि आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अगर आपको ओपनिंग का सेंटेंस ढूंढना है तो। अगर पहला आखिरी दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नहीं दिया है, ढूंढना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछो ये पैसेज किसके बारे में है, एंड आई एम श्योर आपको आंसर मिलेगा कि ये बिहार और सेंट्रल इंडिया के बारे में नहीं है, ये आयरन की स्मेल्टिंग के बारे में है। ठीक है ना, आग से जो गला के आयन को शेप दिया जाता है, आयन को बनाया जाता है, उसके बारे में। और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो आप देख लो, डी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयंस। ठीक है ना, तो डी होना चाहिए हमारा ओपनिंग सेंटेंस, और एक ही ऑप्शन है जो डी से शुरू है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओपनिंग सेंटेंस मिला तो हो गया। अच्छा, अब केवल आंसर काफी नहीं, एक बार इस पैटर्न पे सीक्वेंस पढ़ के भी देख लीजिए। पहला डी है, फिर सी आ गया। बट ये देखो, स्पेशलाइज्ड टेक्निक रिफाइनिंग, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन, लेकिन फिर भी बड़ा कॉमन था। अब इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर बिहार और सेंट्रल इंडिया की बात उन्होंने कर ली, और उसी में बोल रहे हैं कि ये वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। ठीक है ना, अब डेली यूज लोकल डिपॉजिट्स की जरूरत पड़ती थी। लोकल डिपॉजिट्स में कौन, ये स्मेल्टिंग मेन के द्वारा की जाती थी, मतलब लोकल लोगों की बात कर रहे हैं। और विमेन जो थी वो चारकोल को बर्न करने का, मतलब आग जलाने का या उसको भट्टी को देखने का काम करती थी। तो प्रॉपर सीक्वेंस होगा सेकेंड वाला, डी, सी, ए और बी। क्लियर, जल्दीबाजी मत करना, सीखना। 17 भी एक क्वेश्चन जंबल्ड ऑर्डर का दिया हुआ है, फिर से करते हैं इसी को। ऑप्शंस पे सीधे मत जाना, जब तक कोई हिंट ना मिल जाए, कोई लिंक ना मिल जाए, तब तक ऑप्शंस पे नहीं जाना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ही रिपीटेड, यहां से शुरू होना नहीं है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, तो मतलब ए से शुरू होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। During the spring of 1717, the iron foundries in a remote district were often visited by a thin, middle-aged man with a notebook. ये हो सकता है। अच्छा, 3 cauldrons were next prepared under his direction. C से भी शुरू नहीं होगा,
ये भी खत्म हो गया। बच्चे ये दो ऑप्शन, या तो बी डी बी सी दोनों से शुरू हो रहा है। अच्छा, ही वुड वे वजन करना आउट 2 पॉन्ड्स ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट एंड देन वे देम अगेन, और फिर उनको वेट वजन करता था और नोटबुक लेकर के गया था। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ही कुछ चल रहा था, ठीक है ना। अब फिर देखो, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, रिपीट किया उसने एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया उसने, पहला तो हमारा बी हो गया, अब बी के बाद या तो डी आ सकता है या सी आ सकता है। सी में बोल रहे हैं नेक्स्ट प्रिपेयर। अब नेक्स्ट प्रिपेयर मतलब पहले कुछ प्रिपेयर किया होगा, और बी के बाद डायरेक्ट आप डी अगर रख दो तो समझ में आता है, क्योंकि डी में एक प्रिपरेशन हुई है लेकिन बी में कोई प्रिपरेशन ही नहीं की गई है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन का मतलब पहले कोई प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो मतलब सी से पहले कुछ और आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, मतलब बी के तुरंत बाद सी नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बनता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बी डी ए और सी। क्लियर? समझ में आनी चाहिए चीजें बेटा, कैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल आंसर जरूरी नहीं है, एक्सप्लेनेशन और टेक्निक्स के साथ एलिमिनेशन करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। गेस करिए। अब फिल इन द ब्लैंक के ऐसे क्वेश्चंस मैंने जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फिल इन द ब्लैंक की क्लास ली थी, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन एक था। हो सकता है यही क्वेश्चन हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने वहां भी क्वेश्चंस उठाए थे। तो बताइए, वेरी के साथ एज नहीं लगता, पेयर वाला क्वेश्चन है ये। सो के साथ एज आता है या एज के साथ एज आता है, और बीच में यहां पर जो डॉट्स लगे हैं ना, यहां पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, और वो एडजेक्टिव भी याद रखना कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। अब इसके बेसिस पे एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं। सो के साथ एज और एज के साथ एज आ सकता है। लाइक नहीं, शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए आप लाइक का यूज नहीं करते। लाइक तब करते हैं जब आप डायरेक्टली एक पर्सन को दूसरे पर्सन की तरह ही बता देते हो, ठीक है ना, लुक की बात नहीं होती। शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है। लाइक पीकॉक, जैसा आप देखो, लाइक रखने का एक सेंस ये भी बनता है कि जैसे पीकॉक ब्लू सैटिन साड़ी में लगता है, क्या पीकॉक साड़ी पहनता है क्या? तो वो नहीं हो सकता, इसलिए लाइक का ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। लाइक रखने से मीनिंग बदल रहा है उसका। शी इज ब्यूटीफुल, वो वैसे ही ब्यूटीफुल हो जाती है जैसे पीकॉक ब्लू सैटिन साड़ी में। पीकॉक ब्लू सैटिन साड़ी में नहीं होता। शी इज, वो ब्यूटीफुल। अब सो के साथ एज और एज के साथ एज, ये पेयर बनता है। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि सो के साथ एज आता है निगेटिव सेंटेंस में, और एज के साथ एज आता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंटेंसेस में आ सकता है, लेकिन ये केवल निगेटिव सेंटेंस में आता है। तो निगेटिव यहां पर कुछ दिया नहीं, इसलिए सो वाला ऑप्शन गलत। वेरी के साथ एज का पेयर नहीं बनता, लाइक वाला ऑप्शन होगा नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक। ठीक है ना। हालांकि ये सही है कि यहाँ पर कॉमा जैसा कुछ लगना चाहिए था। अब पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी वैसे भी सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमा जैसा पोर्शन होना चाहिए था। अब डोंट नो कि ये एडिटिंग में मिसप्लेस हो गया या प्रीवियस पेपर में ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, मतलब वहीं पे मिस हो गया था। तो वो कोई बड़ा इश्यूज नहीं है, सेंस आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अभी फिर दे रहे हैं जम्बल्ड ऑर्डर का, मतलब फिर से क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का, पीक्यू वायरस का पोर्शन है, ठीक है ना। प्रिपेयर हो जाइए, फटाफट जल्दी से करते हैं इसको भी। देखो सेंटेंसेस पहले पढ़ेंगे। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, सैफरन केसरिया रंग होता है। टॉप बैंड की बात कर रहे हैं, विच सिंबलाइज पावर एंड करेज, जो पावर और करेज को शो करता है। सेंटेंस पढ़ते ही एक सेंस आना चाहिए कि ये पैसेज कहीं ना कहीं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में है, ठीक है ना, इसी के बारे में ये पैसेज हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग, देखो आया ना, तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इसको अडॉप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया था।
मान्यता दे दी थी। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी। खादी का बनाया जाता है, देखो खादी का बनाया जाता है, उन्होंने मेड नहीं यूज किया। ये सब चीजें सीखने वाली हैं यार, कितना बेहतरीन सेंटेंस फ्रेम किया गया। इट इज फैशन्ड, यहाँ पे वो चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज मेड फ्रॉम, बनाया जाता है खादी से, लेकिन कितना बेहतरीन वर्ड उन्होंने यूज किया। क्योंकि बात कपड़े की हो रही है इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया फैशन्ड, ठीक है ना। तो फैशन्ड फ्रॉम खादी विच इज अ डोमेस्टिकली स्पिन। स्पिन मतलब होता है बुनना, जैसे इंडियन कॉटन को बुन के बनाया जाता है ना, वहां से बना। अच्छा, इट फीचर्स 3 हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स दैट आर ऑल द सेम विथ। सेम विथ की 3 पट्टियां होती हैं, ठीक है ना। स्ट्राइप्स मतलब यहाँ पे पट्टी की बात कर रहे हैं। अब उन्हीं में पहली टॉप बैंड जो है वो आ जाता है ऑफ कोर्स हमारा केसरिया रंग का। तो डी और ए का एक पेयर बनता है, और पूरा का पूरा पैसेज अगर आप देखोगे ध्यान से तो इट आया है नेशनल फ्लैग के लिए। टॉप बैंड डी के साथ पेयर बना रहा है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, देखो इट वाला सेंटेंस पहला होगा नहीं, द कॉन्सिक्वेंस, ये बी वाला हो सकता है, सी वाला होगा नहीं, बी वाला हो सकता है। और पेयर अगर डी और ए का बन रहा है तो करेक्ट आंसर फिर आपके सामने बी, सी, डी और ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। होमोनिम पूछा गया है, मतलब मिलते जुलते साउंड वाले कुछ वर्ड्स यहां पर दे रहे हैं। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइना। हाइना होती है एक्चुअली भेड़िया ही समझो, फीमेल भेड़िए के लिए यूज किया जाता है हाइनाज। अब उसकी हंटर डॉग, शिकारी कुत्तों ने पीछा किया हाइना का किस चीज से, उसके सेंस से, उसकी सेंट से, सेंस से या सेंट से। ये सेंट तो 100 वाला है, पैसे वाला समझ लो, ठीक है ना। ये सेंट 100 जिसको परसेंट आप बोलते हो ना, सेंट्स। अच्छा, ये सेंट जो होता है ये खुशबू होता है, खुशबू या सुगंध बोल लो। सुगंध क्या बोले बेसिकली, गंध बोल लो। सुगंध तो खैर अरोमा या फ्रेग्रेंस के लिए आता है, हाँ गंध बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आ गया। अब आप खुद देख लो, यहां करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सेंट होगा। बट सेंट भी कौन सा बेटा, ये भी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेंट कौन सा। और ये वाला जो सेंस दिया हुआ ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी खुशबू से रिलेटेड है। मतलब ऐसी कोई चीज जो सुगंध दे, ये सुगंध से रिलेटेड है, सुगंध से। तो सुगंध की बात होने रही, ऑफ कोर्स गंध की बात हो रही है, तो सेंट होगा यहाँ। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आता है कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं और अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब क्लोज टेस्ट का पोर्शन आ रहा है। अब क्लोज टेस्ट को करने के भी मैंने टेक्निक्स और तरीके डिस्कस किए हैं, डाउट्स हो जाए तो क्या करें वो सब डिस्कस किया है। उनमें से बेसिक एक तरीका मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ें, हिंट्स ढूंढें और देखें कि कौन सा वर्ड वहां पे आ सकता है बिना ऑप्शंस पे जाए। ह्यूमन लाइफ इज ब्लैंक लिखा है, अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक लिखा है ऑफ द सेल्फ। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, जो अपने सेल्फ के बारे में अवेयर नहीं है, कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ना तो उसको शांति मिलती है, ना उसका जो अस्तित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल सकता है। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस। अच्छा, थर्ड में स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दे दिया गया, पहला ही वर्ड ब्लैंक है। द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल। फॉर्मलेस गॉड मतलब जिनका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार भगवान की बात कर रहे हैं, वो इनविजिबल है टू द नेकेड आई, जिनको हम लोग नेकेड आई से मतलब सामान्य आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी आध्यात्म के। आर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेरेवर इट गोज। माइंड हमारा भटकता रहता है, वॉन्डर का मतलब यहाँ पर भटकना है, भटकता रहता है जहां इसका मन करता है, जहां इसको जाना होता है।
फोर्थ में भी ब्लैंक दिया हुआ है, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, और यही रीजन है, सो वी आर अनेबल, सो हो सकता है यहाँ पर, हम लोग कोई डिवाइन के लिए मतलब गॉड के लिए कोई लव डेवलप नहीं कर पाते, मतलब भगवान से अटैचमेंट हमारा कम हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में ये पैसेज पूरा का पूरा दिया हुआ है। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ द हेवेंस, ब्लैंक लिखा है, मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन। अच्छा, मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स में हेवन की जो वाइट लाइट आती है उसको क्या करता है, तो अगर आपने प्रिज्म का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स में प्रिज्म उनको जो होता है वो बिखेरता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ऑफ कोर्स 5 ब्लैंक हमें दिए हुए यहाँ तक ही, बाकी आप पढ़ना चाहो तो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स अ मेजर डिवाइडिंग फोर्स, फ्रेंच फिलोसोफर टेलहार्ड दी शायरिन, thinking deeply on meaning of our existence and relationship with the divine, expounds, we are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience। देखिए कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है कि मतलब हम लोग ना, we are not human beings, हम लोग human beings नहीं है जिनको spiritual experience चाहिए, हम लोग वो spiritual experience हो रहा है, हम लोग वो spiritual भगवान से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग ह्यूमनली फील कराया जा रहा है हमें, मतलब मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं हम लोग, ये बारे में बता रहे हैं। अब ऑप्शंस के थ्रू पढ़ते हैं, फिर से पैसेज पढ़ेंगे, इमेजिन करते हुए, देखते हुए क्या वर्ड सूटेबल हो सकता है, एलिमिनेट करते हुए। ह्यूमन लाइफ इज, अब इज दिया है तो या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, दो ही फॉर्म आ सकती है। अच्छा, इस टू कंसिडर, टू भी लगा दिया गया, बहुत बढ़िया। कंसिडर तो नहीं हो सकता, 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब टेंस देख लो, कॉन्टिन्यूस टेंस है कि पैसिव वॉइस है, किस बारे में बात हो रही है, कैसे चल रहा है, वो एक बार डिसाइड कर डालो। फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, जो भी आपको लग रहा हो सही आंसर होना चाहिए। पैसेज आपने पढ़ लिया है, अपने अकॉर्डिंग आंसर करना शुरू करिए। ह्यूमन लाइफ इज टू कंसिडर, कंसिडर करने के लिए नहीं है, अ यूनिक ब्लेसिंग उसको माना जाता है, तो हमारे हिसाब से कंसिडरिंग एक्टिव में नहीं, पैसिव का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई काम करना होता है, हमें मानना है अगर, तो कंसिडर। आई एम टू डू दिस, मुझे करना है, आई एम डूइंग इट, कंसिडरिंग इट, तो मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ह्यूमन लाइफ कंसिडर नहीं कर रही है, ह्यूमन लाइफ को यूनिक ब्लेसिंग कंसिडर किया जाता है, पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा, और इसलिए थर्ड फॉर्म पढ़ा था ना, बी के बाद थर्ड फॉर्म, वो आ गया आंसर। विच इन टर्न, जो बदले में डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सेल्फ। अब सेल्फ के किस चीज पे डिपेंड करती है, तो सेल्फ के विटनेस पे, नोन पे, अवेयर पे या अवेयरनेस पे। अब यहां देखो द लगा हुआ है, इसका मतलब जरूरत नाउन की है, अवेयर होता है एडजेक्टिव, तो ये हटा दीजिए, ठीक है ना। द नोन ऑफ सेल्फ, द विटनेस ऑफ सेल्फ, द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, इन 3 में से एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखो आगे, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, दे ही दिया उन्होंने, तो इसका मतलब नोन और विटनेस की बजाय करेक्ट आंसर अवेयरनेस हो जाएगा। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये होगा हमारा आंसर। नाउ 23rd की बात कर रहे हैं, ब्लैंक दिया है, द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, चूंकि एज पर, फ्रॉम द फॉर्मलेस गॉड इज नहीं, फ्रॉम तो ऑप्शन नहीं, फॉर द, फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ये बिकॉज का सिनोनिम होता है, ठीक है ना। बिकॉज वाला कोई सेंस यहां पर बनता नहीं है, ये हटा देता हूं, ये बिकॉज की तरह से यूज होता है, तो बिकॉज का कोई सेंस यहां पर बनेगा नहीं, वो हटा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म जो है ये नहीं, एक मिनट, फॉर, क्योंकि, बिकॉज और सिंस भी आ रहा है, और स्टार्टिंग में अगर हम यूज करते हैं ना, तो फॉर को स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में यूज करते हैं सिंस को, और जानते हैं यहां सिंस भी बिकॉज का सिनोनिम है, क्योंकि फॉर्मलेस गॉड जो है, या चूंकि जो आप बोलते हो, चूंकि, उसके लिए आता है सिंस। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आईज, आवर माइंड ऑफन वंडर्स वेयरएवर इट गोज, वी आर अनेबल टू डेवलप। अब इसी का रिजल्ट है, देखो ऑप्शन में दिया है, एज अ रिएक्शन, एज अ रीजन, एज अ रिजल्ट, कॉजिंग। अब इनमें से अगर आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करो,
वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, यही कारण है कि हमारा माइंड ही उनके ऊपर नहीं जाता, हम उनसे कोई कनेक्शन नहीं बना पाते। करेक्ट ऑप्शन, रिएक्शन नहीं है ये, एज अ रीजन नहीं, एज अ रिजल्ट है। रीजन तो पहले ही दे दिया गया है, रिजल्ट बात कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हाँ, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजन लाइक। अच्छा, अब वाइट लाइट ऑफ हेवेंस ब्लैंक दिया है, मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, इसके लिए अगर बात करें तो ऑप्शंस अच्छा यहाँ दे दिए हैं, इधर ब्रेक इनटू, ब्रेक्स टू, यहाँ पे हेवेंस मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, ब्रेक इनटू एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। नहीं, वाइट लाइट दिया हुआ है और ये लाइट सिंगुलर है यार, सिंगुलर है तो आसान हो गया हमारे लिए, सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब में एस लगेगा ही लगेगा। और एस वाले ऑप्शंस अगर आप देखो तो एक तो यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट, ये प्लूरल के लिए आते हैं। ब्रेक्स टू या ब्रेक्स इनटू, अब मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं तो ब्रेक इनटू शुड बी द करेक्ट आंसर, ये होगा हमारा सही आंसर। क्लियर? ये हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप कि ये समझ में आए होंगे आपको। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, एक तरीका डेवलप होगा। और डिस्कशन, इस पर्टिकुलर पेपर से भी अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपको। और मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक का सेगमेंट ये चलता रहेगा। यूट्यूब क्लासेस हमारी यहाँ पर जो हो रही हैं, टाइमिंग ज़रूर याद रखना 8 to 9, ठीक है ना, मंडे से लेकर के सैटरडे तक या फ्राइडे तक, अभी मंडे टू फ्राइडे अभी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, जुड़ना है आपको, जब तक आपका सीजीएल अच्छे से नहीं हो जाएगा, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है ना, तो प्रिपेयर रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। लाइक शेयर प्लीज़ कर लेना, जिन लोगों ने भी आपके कांटेक्ट में हो, फॉर्म भरा हो, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनसे शेयर करना। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। टेक केयर, ध्यान रखिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।